हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दिसार जीकेजीएस क्लासेस में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप सभी कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम आपको करवा रहे हैं यूथ साइंस बुक का सॉल्यूशन, जो कि ये अपडेटेड वाली आई है। दोस्तों, आज हम आपको करवाने वाले हैं बायोलॉजी का टॉपिक, पौधों में परिवहन। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स के जितने भी क्वेश्चन अभी तक रेलवे एग्जाम में पूछे गए हैं दोस्तों, सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, सभी की प्लेलिस्ट हमने आपके लिए बना दी है। प्लेलिस्ट में जाके आप सारी वीडियो देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों, हमसे जुड़ने के लिए, क्लास के अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे पौधों में परिवहन, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स के सारे क्वेश्चन। देखते हैं पहला क्वेश्चन। पौधों में परिवहन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? दोस्तों, पौधों में परिवहन के बारे में जो सत्य कथन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए। पौधों को ऊर्जा की कम आवश्यकता होती है और वे अपेक्षाकृत धीमी परिवहन प्रणालियों का उपयोग करते हैं। ये हमारा सत्य कथन हो जाएगा। दोस्तों, पौधों में परिवहन जाइलम तथा फ्लोएम के माध्यम से होता है। जाइलम से खनिज तथा जल एवं फ्लोएम से पोषक तत्वों का परिवहन होता है। जाइलम से किसका होता है? खनिज तथा जल का। और फ्लोएम से किसका? पोषक तत्वों का परिवहन होता है। पौधों को ऊर्जा की कम आवश्यकता होती है और वे अपेक्षाकृत धीमी परिवहन प्रणालियों का उपयोग करते हैं। पौधों की पत्तियां सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न कथनों में से पादपों में परिवहन से संबंधित गलत कथन की पहचान कीजिए। पहला कथन है दोस्तों, फ्लोएम मिट्टी से खनिज और जल अवशोषण में मदद करता है। ठीक है। बी है दोस्तों, मूल रोम पानी और खनिज अवशोषण के लिए जड़ के सतह क्षेत्र को बढ़ाते हैं। सी है दोस्तों, पादपों में विशेष संवहनी ऊतक मिट्टी से प्राणी और पोषक तत्वों का परिवहन करते हैं। और डी है दोस्तों हमारा, जड़ें और पत्तियां जाइलम चैनलों के एक सतत नेटवर्क से जुड़ी होती है। तो हमको यहाँ पे गलत कथन बताना है दोस्तों, तो गलत कथन हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फ्लोएम मिट्टी से खनिज और जल अवशोषण में मदद करते हैं, ये गलत कथन है दोस्तों। जबकि जाइलम जो है मिट्टी से खनिज और जल अवशोषण में मदद करते हैं। तो गलत कथन हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। बी, सी और डी ये तीनों ही हमारे सत्य कथन है। ठीक है, देखते हैं दोस्तों। जाइलम पौधों में पाया जाने वाला एक संवहन ऊतक है जो मुख्य रूप से जड़ों से पौधों के बाकी हिस्सों में जल और घुले हुए खनिजों को परिवहन का कार्य करता है। फ्लोएम प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्तियों द्वारा बने भोजन को पौधों के अन्य हिस्सों में पहुंचाने का कार्य करता है। फ्लोएम के विभिन्न प्रकार जैसे कि प्रोटोफ्लोएम और मेटाफ्लोएम है। कौन कौन से? प्रोटोफ्लोएम तथा मेटाफ्लोएम जो है ये फ्लोएम के विभिन्न प्रकार है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रकाश संश्लेषण के उत्पादों के अलावा निम्न में से किस पदार्थ का परिवहन पादपों में फ्लोएम द्वारा होता है? दोस्तों, फ्लोएम के द्वारा किसका परिवहन होता है? तो होता है दोस्तों अमीनो अम्ल और सुक्रोज दोनों का। किसका? अमीनो अम्ल और सुक्रोज दोनों का परिवहन जो है फ्लोएम द्वारा होता है। दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण उत्पादों के परिवहन की प्रक्रिया फ्लोएम द्वारा संपन्न होती है। इसके अतिरिक्त फ्लोएम अमीनो एसिड तथा सुक्रोज जैसे रसायनों के परिवहन के लिए भी जिम्मेदार है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। पौधों में परिवहन की प्रक्रिया के लिए मुख्यतः विसरण उत्तरदायी होता है। हालांकि कुछ पदार्थों के परिवहन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कौन सा विकल्प एटीपी से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग करके परिवहन किए गए पदार्थों को दर्शाता है? तो ये है दोस्तों हमारा भोजन, अमीनो अम्ल और हार्मोन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, पौधों में परिवहन की प्रक्रिया के लिए मुख्यतः विसरण उत्तरदायी होता है। हालांकि कुछ पदार्थों के परिवहन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। भोजन, अमीनो अम्ल और हार्मोन एटीपी से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग करके परिवहन किए गए पदार्थों को दर्शाते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मिट्टी से पौधों की जड़ कोशिकाओं में जल और खनिज आयनों की गति के संबंध में
निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? आयन और जल एक साथ अवशोषित होते हैं, गलत कथन है दोस्तों। आयन पहले सक्रिय परिवहन द्वारा अंदर प्रवेश करते हैं, उसके बाद सकेंद्रित प्रवणता के अनुदिश जल प्रवेश करता है। ये सत्य कथन है दोस्तों। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी वाला। आयन पहले निष्क्रिय परिवहन द्वारा अंदर प्रवेश करते हैं, गलत कथन है। पहले विसरण द्वारा जल अंदर प्रवेश करता है, बिल्कुल गलत कथन है। तो सही कथन हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मिट्टी से पौधों की जड़ कोशिकाओं में जल और खनिज आयन सक्रिय परिवहन द्वारा अंदर प्रवेश करते हैं। उसके बाद संकेंद्रित प्रवणता के अनुदिश जल प्रवेश करता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। पत्तियों से पौधों के अन्य ऊतकों तक प्रकाश संश्लेषण के विलेय उत्पादों और अन्य पदार्थों के परिवहन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? दोस्तों, पत्तियों से पौधों के अन्य ऊतकों तक प्रकाश संश्लेषण के विलेय उत्पादों और अन्य पदार्थों के परिवहन की प्रक्रिया जो है ये स्थानांतरण कहलाती है। क्या कहलाती है? स्थानांतरण। दोस्तों, पत्तियों से पौधों के अन्य ऊतकों तक प्रकाश संश्लेषण के विलेय उत्पादों और अन्य पदार्थों के परिवहन की प्रक्रिया स्थानांतरण कहलाती है। पादपों द्वारा अनावश्यक जल को वाष्प के रूप में शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को क्या बोलते हैं हम? वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन, ट्रांसपीरेशन। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा शब्द जल के अणुओं की एक वर्णतः पारगम्य झिल्ली के आर पार गति का वर्णन करता है? तो ये है दोस्तों हमारा परासरण। परासरण जो है ये जल के अणुओं की एक वर्णतः पारगम्य झिल्ली के आर पार गति का वर्णन करता है। कौन सा? परासरण। दोस्तों, जल के अणुओं का एक अर्ध पारगम्य झिल्ली के माध्यम से उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र में संचालन क्या कहलाता है? परासरण कहलाता है। उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र में संचालन क्या कहलाता है? परासरण कहलाता है। इसके विपरीत निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर संचालन क्या कहलाता है? तो ये विसरण कहलाता है दोस्तों। परासरण में कण केवल एक दिशा में प्रवाहित होते हैं, जबकि विसरण में विलयन और विलेय दोनों के कण विपरीत दिशा में चलते हैं। किसमें? विसरण में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिसके कारण जीवित कोशिकाओं को अल्प पराश्रयी विलयन में रखने पर उनके आकार और आकृति में विस्तार होने लगता है? तो यह है दोस्तों हमारा परासरण। परासरण प्रक्रिया में जीवित कोशिकाओं को अल्प पराश्रयी विलयन में रखने पर उनके आकार और आकृति में क्या होने लगता है? विस्तार होने लगता है। बात करें दोस्तों परासरण की, जिसके कारण जीवित कोशिकाओं को अल्प पराश्रयी विलयन में रखने पर उनके आकार एवं आकृति में विस्तार होने लगता है। विसरण क्या है? दो या दो से अधिक पदार्थों का स्वतः एक दूसरे से मिलकर समांग मिश्रण बनाने की क्रिया को हम क्या बोलते हैं? विसरण कहते हैं। वाष्पोत्सर्जन क्या होता है? पौधों द्वारा अनावश्यक जल को वाष्प के रूप में शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को हम क्या बोलते हैं? वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्या है? सजीव कोशिकाओं द्वारा प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने की क्रिया कहलाती है क्या? प्रकाश संश्लेषण। देखते हैं अगला क्वेश्चन। उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण के विलेय उत्पादों को पादपों के अन्य भागों तक पहुंचाया जाता है। तो ये कहलाता है दोस्तों हमारा स्थानांतरण। स्थानांतरण प्रक्रिया में प्रकाश संश्लेषण के विलेय उत्पादों को पादपों के अन्य भागों में पहुंचाया जाता है। बात करते हैं स्थानांतरण की दोस्तों। तो स्थानांतरण वह प्रक्रिया है दोस्तों जिसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण के विलेय उत्पादों को पादपों के अन्य भागों में पहुंचाया जाता है, जबकि पौधों के वायवीय भागों से जल का वाष्प के रूप में ऊपर जाना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है तथा दो या दो से अधिक पदार्थों का स्वतः एक दूसरे से मिलकर समांग मिश्रण बनाने की क्रिया को हम क्या बोलते हैं? विसरण कहते हैं। जबकि परासरण दो भिन्न सांद्रता वाले घोलों के बीच होने वाली एक विशेष प्रकार की विसरण क्रिया है जो एक अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा संपन्न होती है। कौन सी? परासरण। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पादपों में जल के परिवहन में वाष्पोत्सर्जन की क्या भूमिका होती है? दोस्तों, वाष्पोत्सर्जन की भूमिका होती है, यह एक चूसन बल लगाता है। कौन सा बल लगाता है? चूसन बल लगाता है। दोस्तों, पादपों में वाष्पोत्सर्जन एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो जल के ऊर्ध्वगामी परिवहन में सहायता करती है। जब पत्तियों की सतह से जल वाष्पित होता है तो वह एक चूसन बल उत्पन्न करता है।
जो जल को जड़ों से ऊपर की ओर खींचता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। उस प्रक्रिया का नाम बताएं जिसके माध्यम से कोशिका झिल्ली में गैसीय विनिमय होता है। दोस्तों, कोशिका झिल्ली में गैसीय विनिमय होता है किसके कारण? तो ये होता है विसरण के कारण। किसके कारण? विसरण के कारण। दोस्तों, विसरण की यदि बात की जाए तो विसरण डिफ्यूजन प्रक्रिया द्वारा कोशिका झिल्ली में गैसों का आदान प्रदान होता है। सजीव कोशिकाओं में अमीनो अम्ल के संवहन में भी विसरण की मुख्य भूमिका होती है, ये आपको याद रखना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कथन पादपों में जल परिवहन का सही ढंग से वर्णन करता है? तो दोस्तों, वह प्रक्रिया जिसमें रंध्र द्वारा जलवाष्प के रूप में जल की हानि होती है वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। ये जो है कथन पादपों में जल परिवहन का सही ढंग से वर्णन करता है। ठीक है दोस्तों, पौधों में जल परिवहन जाइलम द्वारा होता है। इस प्रक्रिया में जड़ रोम के माध्यम से पानी को मिट्टी से अवशोषित किया जाता है। यह जाइलम वाहिकाओं के माध्यम से तने से पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण हाइड्रोलिसिस प्रतिक्रियाओं के लिए और अपनी कोशिकाओं को स्फूर्त रखने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। पानी मिट्टी से जड़ों में चला जाता है और फिर जाइलम से पौधों के बाकी हिस्सों तक गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध हो जाता है। पत्तियों में यह रंध्र से वाष्पोत्सर्जन नामक प्रक्रिया में वाष्पित हो जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा पथ मिट्टी से पत्तियों तक जल के परिवहन को सही ढंग से दर्शाता है? तो सही ढंग से दर्शाता है दोस्तों, सबसे पहले मिट्टी, मिट्टी से मूल रोम, मूल रोम से मूल वलकुट, मूल वलकुट से मूलों का जाइलम, तने का जाइलम, फिर पत्तियों का जाइलम। इस तरह से मिट्टी से पत्तियों तक जल के परिवहन होता है। ठीक है दोस्तों, मिट्टी से पत्तियों तक जल के परिवहन का सही क्रम है मिट्टी, मूल रोम, मूल वलकुट, मूलों का जाइलम, तने का जाइलम, फिर आता है पत्तियों का जाइलम। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। जलीय पादपों द्वारा उपापचयी अपशिष्ट डैश के माध्यम से उत्सर्जित होते हैं। दोस्तों, जलीय पादपों द्वारा उपापचयी अपशिष्ट जो है ये विसरण के माध्यम से उत्सर्जित होते हैं। किसके माध्यम से? विसरण के माध्यम से। दोस्तों, जलीय पादपों द्वारा उपापचयी अपशिष्ट विसरण के माध्यम से उत्सर्जित होते हैं, जबकि स्थलीय पादप मृदा में उत्सर्जित होते हैं। पादपों में श्वसन ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड के आदान प्रदान द्वारा विसरण क्रिया से होता है। पादपों की श्वसन दर प्राणियों की अपेक्षा धीमी होती है। पादपों के सभी भाग जैसे मूल, तना, पत्ती श्वसन करते हैं। इनमें एक भाग से दूसरे भाग तक गैसों का परिवहन बहुत कम होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। पादपों में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का विनिमय डैश द्वारा होता है। दोस्तों, पादपों में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का विनिमय जो है ये विसरण के द्वारा होता है। किसके द्वारा? विसरण के द्वारा। पादपों में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का विनिमय जो है विसरण के द्वारा होता है। दो या दो से अधिक पदार्थों का स्वतः एक दूसरे से मिलकर समांग मिश्रण बनाने की क्रिया को हम क्या बोलते हैं? विसरण कहते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। पौधों द्वारा प्रोटीन और अन्य यौगिकों के संश्लेषण में किस आवश्यक तत्व का उपयोग किया जाता है? दोस्तों, पौधों द्वारा प्रोटीन और अन्य यौगिकों के संश्लेषण में जो है नाइट्रोजन तत्व का उपयोग किया जाता है। किसका? नाइट्रोजन तत्व का। दोस्तों, पौधे जड़ द्वारा भूमि से पानी एवं पोषक तत्व, वायु से कार्बन डाइऑक्साइड तथा सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा लेकर अपने विभिन्न भागों का निर्माण करते हैं। पौधों के द्वारा प्रयुक्त पोषक तत्वों में मुख्य पोषक तत्व है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। गौण पोषक तत्व है कैल्शियम, मैग्नीशियम एवं गंधक। सूक्ष्म पोषक तत्व है लोहा, जिंक, कॉपर, मैग्नीज, मोलिब्डेनम, बोरान एवं क्लोरीन। नाइट्रोजन क्लोरोफिल, प्रोटोप्लाज्मा, प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्लों के संश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण अवयव है। नाइट्रोजन जड़ तना पत्ती की वृद्धि और विकास में सहायक होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। पौधों को इनमें से कौन से पोषक तत्व मिट्टी से प्राप्त होते हैं? दोस्तों, पौधों को इनमें से जो पोषक तत्व मिट्टी से प्राप्त होते हैं वो है हमारा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटेशियम को पौधे मिट्टी से प्राप्त करते हैं। इनको प्रमुख पोषक तत्व कहते हैं। कैल्शियम, मैग्नीशियम एवं गंधक को पौधे कम मात्रा में ग्रहण करते हैं। पौधों की वृद्धि, विकास व प्रजनन के लिए नाइट्रोजन एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। इनमें से कौन सा ऊतक
पौधों में जल के परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है? दोस्तों पौधों में जल के परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है हमारा जाइलम। ठीक है, जाइलम को प्रायः काष्ठ भी कहा जाता है। इसके दो मुख्य कार्य है, जल व खनिज लवणों का संवहन, पौधों को यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करना। इसके अतिरिक्त पौधों की आयु की गणना जाइलम ऊतक के वार्षिक वलय को गिनकर की जाती है। पौधों के आयु के निर्धारण की यह विधि डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाती है। क्या कहलाती है? डेंड्रोक्रोनोलॉजी। देखते हैं अगला क्वेश्चन, पौधों में फ्लोएम का क्या कार्य है? दोस्तों पौधों में फ्लोएम का कार्य है, यह शर्करा को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है, ये फ्लोएम का कार्य है। जाइलम एवं फ्लोएम कैसे ऊतक है? तो जाइलम एवं फ्लोएम जो है ये संवहनी ऊतक है। फ्लोएम पत्तियों द्वारा निर्मित भोज्य पदार्थों शर्करा को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है, जबकि जाइलम जड़ों द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज लवण को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के खिलाफ कोशिका की हलचल को क्या कहा जाता है? दोस्तों कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के खिलाफ कोशिका की हलचल को कहा जाता है सक्रिय परिवहन। क्या कहा जाता है? सक्रिय परिवहन कहा जाता है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के खिलाफ कोशिका की हलचल को सक्रिय परिवहन कहा जाता है। वाहिनिकाएं संवहनी पौधों की प्राथमिक एवं द्वितीयक जाइलम में पाई जाती है। वाहिनिकाएं कहाँ पाई जाती है? तो संवहनी पौधों की प्राथमिक एवं द्वितीयक जाइलम में पाई जाती है। ये पौधों की जड़ से जल एवं खनिज लवण को पत्ती तक पहुंचाते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन, पौधों में पानी का अवशोषण मूल रोम द्वारा एक प्रक्रिया से होता है, वह कहलाती है? दोस्तों पौधों में पानी का अवशोषण मूल रोम द्वारा एक प्रक्रिया से होता है, ये कहलाती है हमारी परासरण। क्या कहलाती है? परासरण कहलाती है। परासरण विशेष रूप से एक विभेदक वर्णनात्मक या पारगम्य झिल्लिका के आर पार जल के विसरण के लिए संदर्भित किया जाता है। परासरण स्वतः ही प्रेरित बल की अनुक्रिया से पैदा होता है। परासरण की दिशा एवं गति दाब प्रवणता एवं सांद्रता प्रवणता पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? दाब प्रवणता एवं सांद्रता प्रवणता पर। तो दोस्तों ये थे आज के बायोलॉजी के सारे क्वेश्चन। अगला हमारा टॉपिक क्या होगा दोस्तों? अगला हमारा टॉपिक होगा पादप हार्मोन। पादप हार्मोन के जितने भी क्वेश्चन रेलवे एग्जाम में अब तक पूछे गए हैं सारे हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।